दूर देश में एक नौजवान था जिसका नाम था माधवन, जिसने खुद से वादा किया था कि वो अगर शादी करेगा तो ऐसी लड़की से जो सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी। उसने ऐसी लड़की ढूंढते ढूंढते मीलों का सफर तय कर लिया, मगर जो सुंदर होती वो समझदार नहीं और जो समझदार होती वो सुंदर नहीं। आखिरकार वो अपने सपनों की राजकुमारी को तलाशते हुए विजयनगर आ पहुंचा। ऐसा लगता मैं पूरी दुनिया घुमा हूं ना, मगर एक भी लड़की नहीं मिलती जी। कहीं हमको जिंदगी भर कुंवारा ही तो नहीं रहना पड़ेगा। ओहो, ये शेर तो बहुत सुंदर हो ना। लगता है इधर मेरे को मेरी सुंदर राजकुमारी पक्का मिल जाती। दिन भर की यात्रा से थका हुआ माधवन वहीं किसी पेड़ की छांव में आराम करने को लेटता है और उसकी आंख लग जाती है। रोज की तरह मैं सबसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब फुर्ती में देना होगा। हाँ हाँ, पूछो काका पूछो। हाँ, आज मैं भी कमर कस के आया हूँ आराम से। पहले शरीर में तो फुर्ती ले आओ, फिर फुर्ती में जवाब दे देना। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास एक भेड़ है, मैं उसको बिना बेचे कैसे सिक्के कमा सकता हूँ? भेड़ से सिक्के कमाने के लिए उसे बेचना तो पड़ेगा ही, पाई पाई जोड़ के। नहीं, गलत जवाब। आप कहे तो मैं कोशिश करूं काका। ये कोई लड़की होती या अप्सरा? अगर मेरे पास भेड़ हुई तो मैं उसे खूब खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। अरे फायदा करवाना है आयशा बिटिया, उसको दाना पानी देकर नुकसान नहीं करवाना पाई पाई जोड़ के। फायदे के लिए थोड़ा सब्र करना होता है काका। आपको पूरा जवाब सुनने का सब्र और मुझे भेड़ के बड़े होने तक का। हाँ, तो भेड़ जैसे ही बड़ी होकर हट्टी कट्टी हो जाएगी, मैं उसकी ऊन, दूध और गोबर बेचकर खूब सारे सिक्के कमाऊंगी। सही जवाब। क्या भैया, ये तो ठीक वैसी है जिसकी तलाशा में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। खूबसूरत के साथ बुद्धिमान भी। वाह 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 वाह, क्या जवाब देती है फटाफट। काका, एक और सवाल करो ना, बस एक हो रहा। काका सवाल पर सवाल करते जाते और आयशा पल भर में उसका जवाब दे देती और इस तरह माधवन की सुंदर और बुद्धिमान लड़की की तलाश खत्म हो जाती है। माधवन आयशा से शादी करके विजयनगर से विदा लेकर अपने आलीशान घर में पहुंचता है। नए घर में आयशा के आसपास हमेशा नौकर चाकर रहते जो उसे एक तिनका भी उठाने नहीं देते। इतना आलीशान घर, ये तो महल है, महल। जो आयशा पूरे गांव का चक्कर लगाया करती थी, अब वो पूरे दिन में 2 कदम भी नहीं चला करती। कुल मिलाकर आयशा को अपना ये नया रहन सहन बहुत ही भाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और शरीर को जरूरत से अधिक आराम मिलने की वजह से आयशा के शरीर के अंगों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया। आयशा को दिखाने के लिए माधवन ने कई वैद्य हकीम बुलाए, मगर किसी की दवाई का आयशा पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे आयशा के बीमार होने की खबर उड़ती उड़ती उसके गांव विजयनगर तक पहुंचती है। मैं ठीक करूंगा उसे। मैं चला और अपनी पुरानी आयशा बिटिया को वापस लेकर ही लौटूंगा। सभी गांव वाले काका की इस बात से अचंभित हो जाते हैं
क्योंकि जिसको भला वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे काका कैसे ठीक कर पाएंगे? काका सीधे वहाँ से निकलकर माधवन के महल पर जा पहुँचते हैं। काका आप? हाँ, मैं आ गया हूँ। अब तू चिंता मत कर आयशा बेटी, तुझे तो मैं अब ठीक करके ही जाऊंगा। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता मैं। आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। बस आप हमारी आयशा को ठीक कर देना जी। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे किसी और के बनाए खाने पर भरोसा नहीं। कैसे बात करते हैं आप? यहाँ का रसोइया हमारा पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी को बनाकर खिलाता। लेकिन आप चिंता ना करो, आप बोले तो मैं खुद उसके लिए खाना बनाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, वो केवल मेरे हाथ का बना ही खाना खाएगी। और दूसरा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसके आसपास एक आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। आदमी क्या, आदमी की परछाई तक नहीं दिखनी चाहिए। परछाई तक नहीं? फिर घर का सारा काम कौन करता जी? सब ऐसा करेगी। नौकर चाकर रहे ना रहे, तुम्हें ये घर शीशे की तरह चमका कर रखना पड़ेगा। मगर अगर मगर की बात है तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं काका, आप कहीं मत जाइए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन से ही काका के कहने के अनुसार आयशा का पूरा रूटीन चेंज हो गया। काका खाना बनाकर ऊपर की मंजिल पर रख देते, जहाँ आयशा को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता। साथ ही शर्त के अनुसार आयशा को बिना किसी की सहायता के घर को चमचमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती। अब मेहनत होगी तो आयशा की हड्डियों में लगा आलस का जंग तो छूटना ही था। अब जब आयशा का आलस छूटा तो हर ढलते दिन के साथ वो बेहतर महसूस करने लगी। आयशा की वही फुर्ती तो वापस आ गई, मगर उसका दिमाग पहले जैसा फुर्तीला हो पाया या नहीं, उसकी जांच अभी बाकी थी। माधवन, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वो भी झट से। बोलो, दे पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ माधवन कि मेरी बहन के पति के साले की पत्नी के दोस्त के बेटे की शादी मेरे चचेरे भाई से हुई है, तो मेरी बहन मेरी क्या लगेगी? हमको लगता फूफा। नहीं चीचा। क्या काका, आपकी बहन तो आपकी बहन ही लगेगी ना? बिल्कुल सही जवाब। वाह, आप तो चमत्कारा कर देते काका। आपने मेरी पुरानी आयशा को वापस ला दिया। आप ये कैसे करते जी? मैंने कुछ नहीं किया। ये जब विजयनगर में थी तो पूरे गांव की मदद किया करती। पूरे दिन नगर के कभी इस कोने कभी उस कोने, यूं समझो फुर्ती की दुकान थी। अपनी बुद्धि से अच्छी अच्छी गुत्थियां सुलझा दिया करती थी। मगर जब तुम यहाँ आई, तुम्हारी हड्डियों में आराम की जंग लग गई। मैंने तो बस पहले जैसे रहने की आदत डलवाई। तुम्हारी हड्डियों और दिमाग में लगी जंग अपने आप निकल गई। अच्छा, तो ये थी आपकी योजना। कांची विजयनगर के बुनकर यानी एक वीवर की बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। एक बार महाराज विद्याधर का बेटा श्री राम नगर में घूमने निकला और उसकी नजर कांची पर पड़ी, जो चरखे में कपड़े बुन रही थी। कांची की सुंदरता को देखकर राजकुमार श्री राम उसे देखता ही रह गया। उसने ऐसी सुंदर और मेहनती लड़की आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उसने तुरंत ही कांची से शादी करने का फैसला कर लिया।
शादी करके उसे राजमहल में ले आया। कांची के लिए महल में सारी सुविधाएं थी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसे अपना काम खुद करने की आदत थी। पर यहाँ तो हमेशा उसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, जिससे उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए राजमहल में भी रहकर वो उदास थी। कांची को उदास देख उसे खुश करने के लिए राजकुमार ने उसके लिए नए नए कपड़े, ढेर सारे गहने और तरह तरह के पकवान भिजवाए। पर फिर भी कांची खुश नहीं हुई और एक दिन कांची बागीचे में आराम कर रही थी। गांव का जीवन कितना अच्छा था। मैं अपना काम खुद करती थी। आसपास कितने लोग होते थे बात करने के लिए, पर यहाँ ना कोई काम करने को है और ना कोई इंसान जिससे मैं बातें कर सकूं। ओ, ओ, ये कैसा कीड़ा है? पहले कभी नहीं देखा। कांची ने पहली बार ऐसा कोई कीड़ा देखा था जो एक कुकून था, और उसके शरीर से जो धागा निकल रहा था वो रेशम यानी सिल्क था। ये क्या है? कोई धागा लगता है। कितना मुलायम है। इससे तो मैं कितने अच्छे कपड़े बना सकती हूँ। सिपाहियों, जी राजकुमारी। इस पेड़ में ऐसे जितने रेशमी कीड़े हैं सबको जमा कर लो और गर्म पानी में डालकर इनका रेशम निकाल लो। राजकुमारी जी, ये कीड़ा है या राक्षस? कांची के आदेश से सिपाहियों ने पेड़ से सारा कोकून जमा करके उसे गर्म पानी में डाल दिया, जिससे ढेर सारा रेशम जमा हो गया। ये देख कांची बहुत खुश हो गई और रेशम से कपड़ा बनाने के लिए उसने एक चरखा मंगवाया। ये तो अद्भुत कपड़ा है। इतना मखमल और सुंदर कपड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा और मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मैं ऐसे और कपड़े बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ राजकुमारी, अब जितना चाहे उतना कपड़ा बनाए। सिपाहियों, महारानी को राज्य के सारे रेशमी कीड़े लाकर दे दीजिए। आज से राजघराने में सभी लोग इसी कपड़े का बना रेशमी पोशाक पहनेंगे। जी राजकुमार। पहले की तरह काम करने से कांची के चेहरे पर हंसी वापस आ गई और इस तरह कांची के बनाए कपड़े इतने रेशमी और इतने मखमली थे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा आसपास के राज्यों में फैल गई और सबने उस रेशमी कपड़े को बनाने की इच्छा जताई। महाराज की जय हो। मैं आपके पास महाराज हिमबिंदु की एक विनती लेकर आया हूँ। हाँ हाँ महामंत्री, बोलिए। हमने आपके राज्य में बने रेशमी कपड़ों के बारे में बहुत सुना है। महाराज चाहते हैं कि उसे बनाने की विद्या हमें भी बताई जाए। आखिर ज्ञान बांटने के लिए ही तो होता है, और आपके ऐसा करने से आपका नाम चारों तरफ होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्षमा महाराज, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज्ञा है राजकुमार। ये विद्या हमारे राज्य की धरोहर है। हम इसका व्यापार कर सकते हैं, पर इस विद्या का रहस्य किसी को नहीं बता सकते। और सोचिए महाराज, इस अद्भुत रेशमी कपड़े के व्यापार से हमारा राज्य कितना समृद्ध होगा। हम राजकुमार की इस बात से सहमत हैं। महामंत्री, हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं महाराज, राजकुमार ने व्यापार की अनुमति दे दी, यही हमारे लिए काफी है। इस तरह विजयनगर के आसपास के राज्यों से रेशमी कपड़े का व्यापार शुरू हो गया और ये विद्या किसी और जगह नहीं पहुँचे,
इसलिए महाराज के आदेश से किसी को भी विजयनगर से रेशमी धागा या रेशमी धागे का कीड़ा नगर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही इस विद्या को बताने की अनुमति थी। और रेशमी कपड़े के व्यापार से विजयनगर समृद्ध भी हो गया और प्रसिद्ध भी। कितनी सुंदर साड़ी है। ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? भूल गई, आज तुम्हारी विदाई का दिन है और जहाँ से आसपास के सभी राज्यों में रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है, वहाँ की राजकुमारी को तो विदाई में रेशमी साड़ी तो मिलनी ही चाहिए ना। मुझे चरखे से रेशमी कपड़े बनाना बहुत पसंद है। मैं बस साड़ी ही नहीं बल्कि रेशम के कीड़े भी अपने साथ लेकर जाऊंगी ताकि वहाँ जाकर मैं रेशमी कपड़े बना सकूं। ऐसी गलती मत करना मलिका, महाराज का सख्त आदेश है। और भूल गई, राज्य छोड़ने से पहले सबकी तलाशी होती है। अगर पकड़ी गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जब भी तुम्हें रेशम की साड़ी चाहिए होगी किसी को भेजकर मंगवा लेना। मल्लिका महाराज विद्याधर के भाई की बेटी थी, जिसकी कुछ ही दिन पहले एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी। रेशम के कपड़े बनाने में कांची को मल्लिका हमेशा मदद करती थी, इसलिए उसका शादी के बाद भी रेशम के कपड़े बनाने का बड़ा मन था। पर बिना कुकून के यह संभव नहीं था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। अब देखती हूँ मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। बहन, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, पर जैसा कि इस राज्य का नियम है, जाने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। दासी, कुछ नहीं है राजकुमार। चलो बहन। मल्लिका बड़ी चालाकी से अपने साथ कुकून लेकर दूसरे राज्य चली गई और वहाँ जाकर सिल्क के कपड़े बनाने लगी। मल्लिका की सिल्क के कपड़े बनाने की कला जो उसने विजयनगर से सीखी थी, वो सबको बहुत पसंद आई, जिससे विजयनगर और महाराज विद्याधर दोनों का नाम दूर दूर तक फैल गया और वहाँ से सिल्क के व्यापार में भी 4 चांद लग गए। महाराज विद्याधर को इस बात का एहसास हो गया कि अद्भुत विद्या छुपाने की नहीं, बताने की चीज है, और इसलिए उन्होंने सिल्क के कपड़े बनाने की विद्या सीखने के लिए विजयनगर के द्वार सबके लिए खोल दिए। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.